हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3 रसायन, वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन की सबसे पहले जानते हैं परिभाषा को। वैद्युत रसायन क्या होती है? तो वैद्युत रसायन भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया के द्वारा, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता है, कहलाती है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। तो रासायनिक ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे विद्युत रासायनिक सेल, ये कैसी अभिक्रिया होगी? स्वतः प्रवर्तित। स्वतः प्रवर्तित मतलब स्पॉन्टेनियस, यानी अपने आप होगी। ऐसी अभिक्रिया जो अपने आप घटित होती है, जिसके लिए अपने को बाहर से ऊर्जा नहीं देनी पड़ती, वो कहलाती है स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया। तो स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा बदलती है विद्युत ऊर्जा में। कौन बदलता है? विद्युत रासायनिक सेल। दूसरा है कि विद्युत ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा के अंदर, और ये कौन करता है? विद्युत अपघटनी सेल। और विद्युत अपघटनी सेल स्वतः प्रवर्तित नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रिया होती है। स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रिया का मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया जिसको कराने के लिए अपने को बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, स्वतः अप्रवर्तित कहलाती है। तो विद्युत अपघटनी सेल में बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। और विद्युत रासायनिक सेल को हमको ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है, वो रासायनिक ऊर्जा किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा के अंदर। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपन वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल किसको कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, आइए देखते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल को अंग्रेजी में हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैद्युत रासायनिक सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा? वैद्युत ऊर्जा के अंदर, वैद्युत ऊर्जा में। वैद्युत रासायनिक सेल को अपन कहते हैं गैल्वेनी सेल भी। इसे गैल्वेनी सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज करी थी लुइजी गैल्वेनी ने। और दूसरा इसका नाम है वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल क्यों कहते हैं इसको? वोल्टीय सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खोज एलसेंट्रो वोल्टा के द्वारा की गई थी। एलसेंट्रो वोल्टा और लुइजी गैल्वेनी ने इसकी खोज की, इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल का एक सामान्य उदाहरण है, और वो उदाहरण है डेनियल सेल। डेनियल सेल, डेनियल सेल, हर डेनियल सेल गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल होता है, जबकि हर गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल या कहें वैद्युत रासायनिक सेल वो डेनियल सेल नहीं होता है। क्योंकि डेनियल सेल में फिक्स होता है कि यहाँ पर एनोड तो अपन बनाते हैं डेनियल सेल में जिंक का, और कैथोड बनाते हैं इसके अंदर हम कॉपर का। तो अब हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल की क्रियाविधि। गैल्वेनिक सेल या उसके अपन देखें कि किस तरीके से बनावट होती है, क्या क्रियाविधि होती है, या यूं कह सकते हैं कि डेनियल सेल की बनावट और क्रियाविधि। तो गैल्वेनी सेल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या होता है? हम पढ़ रहे हैं डेनियल सेल की कार्य प्रणाली। डेनियल सेल की कार्य प्रणाली किस तरीके से काम करता है, या अपन कहें इस डेनियल सेल की संरचना। तो डेनियल सेल की संरचना में दो पात्र हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार का विलयन भरा हुआ है। एक पात्र जिसके अंतर्गत हमने भर रखा है ZnSO4 का विलयन, यहाँ पर भर रखा है हमने ZnSO4 का विलयन। और दूसरा अपने पास में पात्र है जिसमें हमने भर रखा है CuSO4 का विलयन। इस पात्र में हमने भरा है CuSO4 का विलयन। CuSO4 के विलयन में हम कॉपर की छड़ को डुबोते हैं, और ZnSO4 के विलयन में हम जिंक की छड़ को डुबोते हैं।
यहाँ पर ये कॉपर की छड़ है और इन दोनों छड़ों को, धात्विक छड़ों को हम एक चालक तार की मदद से गैल्वेनोमीटर लगा करके जोड़ देते हैं और दोनों विलयनों को हम यहाँ पर लवण सेतु की मदद से भी जोड़ते हैं। तो लवण सेतु को अपन समझेंगे कि लवण सेतु क्या होता है, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जब इसको डुबो करके चालक तार से अपन जोड़ते हैं तो चालक तार से जोड़ने पर क्या होता है, चालक तार से जैसे जोड़ते हैं तो धातु की प्रवृत्ति होती है या तो ऑक्सीकृत होने की या अपचयित होने की। तो जो धातु इसके अंतर्गत विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे होगी वो अपचयित होगी, जो ऊपर होगी वो ऑक्सीकृत होगी। तो यहाँ पे जिंक ऑक्सीकृत होता है। हमने यहाँ पर रखा है ZnSO4 का विलयन, इसमें से जिंक आयन Zn2+ आयन, Zn2+ आयन इस तरीके से ऑक्सीकृत होते हैं, Zn2+ आयन ऑक्सीकृत होंगे और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ छोड़ जाते हैं, इस धातु के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ जाते हैं। Zn2+ आयन कहाँ गए, विलयन के अंतर्गत, और इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ गया, धातु पर। तो विलयन कैसा हो जाएगा, विलयन हो जाता है धनात्मक आवेशित। विलयन कैसा हो रहा है भाई, धनात्मक आवेशित, और ये छड़ हो जाती है ऋणात्मक आवेशित। विलयन धनात्मक आवेशित हो जाता है, छड़ ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। यहाँ पे अपन देखते हैं तो यहाँ देखें, यहाँ विलयन से जो है Cu2+ आयन विलयन से जा करके और Cu2+ आयन विलयन से जा करके और इस छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के और छड़ पर कॉपर के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं। तो छड़ से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। छड़ ये कैसी हो जाती है, धनात्मक आवेशित। और यहाँ पर विलयन से क्योंकि Cu2+ आयन जा रहे हैं तो सल्फेट आयन की संख्या बढ़ जाएगी, सल्फेट आयन की संख्या ज़्यादा होगी Cu2+ आयनों की तुलना में। तो सल्फेट आयन की संख्या ज़्यादा होगी तो सल्फेट आयन की वजह से यहाँ विलयन कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक आवेशित। विलयन हो जाता है ऋणात्मक आवेशित और छड़ कैसी हो जाती है, धनात्मक आवेशित। वापस से एक बार देखें इसको, जैसे अपन ने दोनों छड़ों को चालक तार की मदद से जोड़ा वैसे ही जिंक की प्रवृत्ति होती है ऑक्सीकृत होने की। और ऑक्सीकरण कब होता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी ये जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग करके बनाता है Zn2+। ये Zn2+ कहाँ आ जाते हैं, जिंक सल्फेट के विलयन में। अब इसमें Zn2+ की अधिकता हो जाएगी, प्लस की अधिकता हुई तो विलयन कैसा हो जाता है, धनात्मक आवेशित। और यहाँ छड़ पर इलेक्ट्रॉन छड़ पर ही रह जाते हैं तो छड़ कैसी हो जाती है, ऋणात्मक आवेशित। इधर देखते हैं कॉपर की छड़ पर क्या हुआ, यहाँ विलयन में से Cu2+ आयन जो है, ये Cu2+ आयन विलयन में से छड़ पर जाकर के छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और छड़ पर निक्षेपित हो जाते हैं। अब छड़ पर निक्षेपित होंगे तो छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का छड़ पर कैसा आवेश आया, प्लस। और विलयन में क्योंकि कॉपर आयन निकल के जा रहे हैं विलयन से तो कॉपर आयनों की कमी हो जाती है, सल्फेट आयनों की अधिकता हो जाती है। इस कारण जो है अपन कह सकते हैं कि इस विलयन में ऋणात्मक आवेश बढ़ जाता है जबकि धनात्मक आवेश कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो कॉपर आयन है Cu2+ आयन वो विलयन में से निकल के कहाँ जा रहे हैं, धातु की छड़ पर। तो कॉपर प्लस आयनों की कमी हो जाती है यानी सल्फेट आयनों की अधिकता होगी तो विलयन कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक आवेशित। अब यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अधिक है, प्लस आवेश यहाँ पर अधिक है तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं इसके अंदर, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो विद्युत धारा किस प्रकार से होगी, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है। तो विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से हो जाएगी, तो ये विद्युत धारा की दिशा है और गैल्वेनोमीटर इस तरीके से अपने को विक्षेप दिखाएगा। अब क्या होगा, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो इस विलयन के अंदर क्या होंगे, प्लस आयन बढ़ जाएंगे, इसमें प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। ऐसे विलयन के अंदर प्लस चार्ज हो गया तो ये प्लस चार्ज आने वाले Zn2+ को रोकेगा। प्लस चार्ज क्या करेगा, Zn2+ को आने नहीं देगा। और इस छड़ पर अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो यह अधिकता ये इलेक्ट्रॉन Zn2+ को जाने नहीं देंगे, या कहें कि नया इलेक्ट्रॉन आने नहीं देंगे। यानी
अब Zn2+ का ऑक्सीकरण रुक जाएगा थोड़े समय बाद में। और इधर देखें तो कॉपर Cu2+ आयन जो है यहाँ पर जाकर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे थे, तो इस क्षण पर कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस। तो ये Cu2+ आयनों को अपने पास आने नहीं देंगे, तो Cu2+ आयन यहाँ पे आएंगे नहीं, तो यहाँ पे अपचयन रुक जाएगा, यानी अपना सेल थोड़ी देर बाद में काम करना बंद कर देगा। तो इस सेल लगातार काम करता रहे, इसके लिए अपन क्या करते हैं, दोनों अर्ध सेलों को, ये जो अर्ध सेल है बायां अर्ध सेल और ये दायां अर्ध सेल, इसको कहते हैं अपन ऑक्सीकरण अर्ध सेल। तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल को और अपचयन अर्ध सेल को अपन एक यू आकार की नलिका से जोड़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रबल वैद्युत अपघट्य जैसे KCl, K2SO4, Na2SO4, KNO3 ऐसे प्रबल वैद्युत अपघट्य भरते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य में अपन शामिल करते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल सार, प्रबल अम्ल प्रबल सार से बने लवण, दुर्बल अम्ल प्रबल सार से बने लवण और प्रबल अम्ल दुर्बल सार से बने लवण। इन सबको अपन प्रबल वैद्युत अपघट्यों में शामिल करते हैं। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य जैसे इसके अंतर्गत मान लो हमने भरा KCl, तो KCl को कैसे भरते हैं, KCl को अगर का सॉल्यूशन होता है, अगर जेल, वो इसके अंतर्गत उसमें मिला करके भरा जाता है और दोनों सिरों पर रुई की डाट लगा देते हैं ताकि ये सॉल्यूशन निकल करके बाहर नहीं आए। अब KCl में से जो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, KCl में से Cl-, क्योंकि यहाँ पर विलयन कैसा है, धनात्मक आवेशित, तो Cl- यहाँ से चल करके और इस विलयन में आ जाएंगे, तो विलयन को कैसा कर देंगे, उदासीन। विलयन यहाँ पर हो जाएगा उदासीन। इधर भी देखें तो यहाँ पे K+, क्योंकि इस विलयन में माइनस आवेश क्या दिखता है, ऋणावेश क्या दिखता है, तो ये K+ निकल करके और यहाँ पर आ जाएंगे, तो विलयन उदासीन होता रहेगा, यानी अपना सेल चलता रहेगा, लंबे समय तक सेल काम करता रहेगा। अपन देखें अब इसको क्या कहते हैं अपन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक आयन, जिंक जो है वो Zn2+ आयनों के रूप में ऑक्सीकृत हो रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर Cu2+ आयन जो है कॉपर के रूप में अपचयित हो रहे हैं, तो इसको अपन कहते हैं अपचयन अर्ध सेल, अपचयन अर्ध सेल। ये अपना हुआ ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ये कहलाता है अपचयन अर्ध सेल। जहां पे होता है ऑक्सीकरण उस वाले इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड। जहां पे होता है अपचयन उस वाले इलेक्ट्रोड को अपन कहते हैं कैथोड। तो वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड कैसा है, ऋणात्मक आवेशित, जबकि कैथोड कैसा है, धनात्मक आवेशित। जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में इसका उल्टा होता है, वहां पर एनोड धनात्मक आवेशित होता है जबकि कैथोड ऋणात्मक आवेशित होता है। फिर यहाँ पे देखें अपन, तो ये सेल के किस तरफ है, बाईं तरफ है, और ये सेल के किस तरफ है, दाईं तरफ है। ये अपने परिपाटी के अनुसार है कि हम हमेशा इसको एनोड को बाईं तरफ बनाते हैं, कैथोड को दाईं तरफ बनाते हैं। ऑक्सीकरण अर्ध सेल एनोड और बाईं तरफ। और एनोड कैसा है, एनोड है ऋणात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित। ये एनोड कैसा है भाई, ऋणात्मक आवेशित। और कैथोड कैसा है, कैथोड है धनात्मक आवेशित, धनात्मक आवेशित। एनोड है ऋणात्मक आवेशित, कैथोड है धनात्मक आवेशित। और इसको याद रखने की ट्रिक क्या होती है, लॉन, LOAN। इसमें L का अर्थ है लेफ्ट, O का अर्थ है ऑक्सीडेशन, A का अर्थ है एनोड और N का अर्थ है नेगेटिव। यानी हम ऐसे याद रख सकते हैं, लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन, जहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन उसको कहते हैं एनोड। और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। तो लोन से अपन याद रख सकते हैं, जब भी अपने को किसी वैद्युत रासायनिक सेल में बताना हो कि एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, तो क्या याद रखेंगे, लोन। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, बाईं तरफ होगा एनोड, ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर और एनोड का चार्ज कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये था डेनियल सेल। डेनियल सेल में मतलब फिक्स है कि एनोड किसका बनाते हैं हम, जिंक का, और कैथोड किसका बनाते हैं,
कॉपर का। गैल्वेनी सेल किसका उदाहरण है? गैल्वेनी सेल या वोल्टेज सेल का। हर गैल्वेनी सेल या हर वोल्टेज सेल या हर विद्युत रासायनिक सेल डेनियल सेल नहीं होता है, जबकि सभी डेनियल सेल किस कैटेगरी में आते हैं? विद्युत रासायनिक सेल के रूप में, या कहें गैल्वेनी सेल या वोल्टेज सेल। ठीक है, तो हम डेनियल सेल की कार्यप्रणाली देख चुके हैं। अब डेनियल सेल का देखेंगे कि किस प्रकार से इसका निरूपण किया जाता है। भाई हम किस प्रकार से इसको प्रदर्शित करें, तो डेनियल सेल का हम देखते हैं सेल निरूपण और इसकी सेल अभिक्रिया। तो हम देखते हैं अब सेल निरूपण, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल निरूपण, सेल निरूपण के लिए क्या करेंगे भाई? बाईं तरफ क्या था? लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो बाईं तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा था, हमने लिखा Zn से क्या बना? Zn2+। अब Zn जिंक कैसा था? सॉलिड। और Zn2+ कैसे हैं? एक्वस। साथ में इनकी सांद्रता भी अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। बीच में दो खड़ी लाइनें लगाएंगे। ये दो खड़ी लाइनें किसको बताती है? लवण सेतु को। और यहाँ पर Cu2+ आयन किस में बदले थे? Cu में। Cu2+ आयन एक्वस कंडीशन में है और Cu सॉलिड के अंदर बदल जाते हैं। तो यह है सेल निरूपण। किस प्रकार से हमने सेल को निरूपित किया? बाईं तरफ। कैसे याद रखेंगे? लॉन से। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एंड एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। यहाँ पर लेफ्ट में कौन है? एनोड। एनोड किसका है? जिंक का। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक Zn से किस में बदल गया? Zn2+ में। Zn सॉलिड से एक्वस में बदल गया। और यहाँ पर कैथोड पर क्या हो रहा है? Cu2+ आयन किस में बदल रहे हैं? Cu के अंदर। दो खड़ी लाइनें किसको बताएगी? ये लवण सेतु को। अब देखते हैं अपन की सेल अभिक्रिया किस प्रकार से लिखें। तो पहले अपन एनोड की अभिक्रिया लिखेंगे। तो अब अपनी अगला टॉपिक है सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया किस प्रकार से लिखें? तो यहाँ पर एनोड पर क्या हुआ? एनोड पर हो रहा है ऑक्सीकरण। तो एनोड पर अभिक्रिया हो रही है, Zn से बन रहा है Zn2+। और कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले? 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड पर Cu2+ आयन किस में बदल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu2+ आयन बदल रहे हैं Cu में। यहाँ पे हम एक्वस लिखेंगे, यहाँ पे सॉलिड लिखेंगे, यहाँ पे एक्वस लिखेंगे, यहाँ पे हम सॉलिड लिखेंगे। अब दोनों सेल अभिक्रियाओं को इस प्रकार से जोड़ना है कि दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स आपस में कट जाए, यानी संपूर्ण सेल अभिक्रिया के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहने चाहिए। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया किस प्रकार से अपन लिखेंगे? दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं। पहले LHS को जोड़ देते हैं, बाईं तरफ का एक साथ जोड़ देते हैं। जिंक प्लस Cu2+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इससे बना Zn2+ प्लस Cu, ये सॉलिड, ये एक्वस, यहाँ पे ये सॉलिड, और साथ में है 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाएंगे तो अपने पास में फाइनली क्या अभिक्रिया आ जाएगी? Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, इससे बड़ा Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो ये अपने पास में संपूर्ण सेल अभिक्रिया है। तो आज हमने पढ़ा डेनियल सेल, विद्युत रासायनिक रसायन की परिभाषा पढ़ी। उसके बाद में हमने देखा विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है या डेनियल सेल क्या होता है, उसकी क्या कार्यप्रणाली होती है, किस प्रकार से सेल का निरूपण किया जाता है और सेल अभिक्रिया को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही।